जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जयपुर इतिहास को लेकर के। जयपुर इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं भारमल। भारमल को किसको पढ़ने वाले हैं? भारमल को। तो भारमल के बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। तो भारमल के आगे क्या क्या हुआ था, कौन कौन शासक बने थे आगे, तो आज संपूर्ण जो जानकारी है आपको देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने उस शासकों के नाम लिख देता हूँ। जयपुर में कौन कौन से शासक हुए थे। जयपुर के महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक। एक बार मैं आप सभी को उस शासकों का क्रम बता देता हूँ और बाद में हम शुरू कर लेंगे, एक एक शासक को साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था साथियों धूले राय। कौन सा पढ़ा था? धूले राय हमने पढ़ा था। धूले राय के बाद में हमने पढ़ा था कोकिल देव। कोकिल देव को हमने पढ़ा था। कोकिल देव के बाद में हमने पढ़ा था साथियों रामदेव को। रामदेव या राजदेव, राजदेव। राजदेव के बाद में हमने पढ़ा था पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछवा, कछवा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पृथ्वीराज कछवा तक हमने वहां पर पढ़ लिया था कि जब राणा सांगा का साथ देने के लिए खानवा के युद्ध में कौन गया था? पृथ्वीराज कछवा गया था, जो महाराणा सांगा की वीरता से प्रसन्न होकर अपने पुत्र का नाम सांगा रख दिया था, जिसने शहर सांगानेर बसा दिया था। साथियों ध्यान रखना है कि इनका जो पुत्र था, तो राणा जो सांगा था, इनका पुत्र सांगा, तो उसने जो बीकानेर का शासक था जेत सिंह, उसकी सहायता से पहले तो ये मौजमाबाद पर आक्रमण करता है और बाद में फिर एक सांगानेर शहर की स्थापना करता है अपने नाम पर। साथियों तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो पुत्र हैं वो 4 या 5 इनके पुत्र बताए गए हैं। 2 रानियां इनकी बताई गई है। वैसे तो 3 भी इनको जो देखने को कहीं बुकों में 3 भी इनकी रानियां बताई गई है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारमल को। आज हमारा रहेगा टॉपिक भारमल को लेकर। भारमल, भारमल के बाद में हम पढ़ेंगे साथियों मान सिंह को। मान सिंह। मान सिंह के बाद में हम पढ़ेंगे साथियों मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में हम पढ़ेंगे साथियों सवाई जय सिंह को। सवाई जय सिंह को। सवाई जय सिंह साथियों, इसके 2 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह इनके पुत्र का नाम था। दूसरा पुत्र था साथियों माधो सिंह। माधो सिंह। माधो सिंह मेवाड़ राजकुमारी का था और ये मारवाड़ राजकुमारी का था। इनकी शर्त के अनुसार शासक ये बनना चाहिए था, किंतु पहले ये हुआ तो इसका जन्म हुआ तो पहले इनको शासक बना दिया गया, बाद में इसका हुआ तो फिर बाद में ये शासक बना था। वैसे दोनों में एक राजमहल का युद्ध भी होता है, तो वह हम उनकी भी वहां पर बात कर लेंगे, ठीक है। माधो सिंह पहले तो कौन बना? ये बना। दूसरे नंबर पर ये बना। अब माधो सिंह के बाद में हम पढ़ेंगे सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह साथियों, आपको ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना है जरा मामा, एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। जरा मामा। अब इससे क्या? इससे आपको ध्यान रहेगा जगत जगत सिंह। जगत सिंह सेकंड। रा से आपको ध्यान रहेगा राम सिंह। राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड में आपको ध्यान रखना है कि ये तो अंग्रेजों का क्या था? लाडला था। इसके समय कौन था? लुडलो था। इसके समय कौन था? लुडलो था, जिसने यहाँ पर जो कुप्रथाएं चल रही थी उन सभी पर रोक लगाने वाला कौन था? तो वो राम सिंह है सेकंड के समय लगाई गई थी। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी। माधो सिंह आपको ध्यान रखना है साथियों। माधो
सिंह आपको ध्यान रखना है, माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड के बाद में जो अंतिम जो राजा आ जाता है वो आ जाता है मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड आ जाता है। अब ये कब आता है, ये एकीकरण के समय आ जाता है, एकीकरण के समय। ठीक है, राम सिंह सेकंड आ जाता है साथियों, ये आ जाता है 1857 की क्रांति के समय ये। ठीक है, इसके समय आया था अंग्रेज अधिकारी लुडलो। लुडलो, तो लुडलो के द्वारा यहाँ पर कई सारे जो कुप्रथाएं थी उन पर यहाँ पर रोक लगाई गई थी, इसीलिए ये अंग्रेजों का लाडला था। भरपूर 1857 के क्रांति के समय ये अंग्रेजों की सहायता करने वाली जो रियासत थी सबसे पहले, तो वो कौन सी थी, जयपुर रियासत थी। ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली कोई रियासत है तो वो कौन सी है, आमेर रियासत हम कह सकते हैं या जयपुर रियासत हम कह सकते हैं, उसको ध्यान रखना है। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों आज भारमल को लेकर के। भारमल को लेकर के दूले राय हमने पढ़ लिया था, कोकिल देव हमने पढ़ लिया था जो आमेर को राजधानी बनाया था, रामदेव को हमने पढ़ लिया था। कब इसको 1237 ईस्वी में इसने क्या किया था, यहाँ पर एक राजगद, वो कहें कि जो राजगद्दी होती है तो वहां पर एक उसका तिलक, वो क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर एक जो यहाँ का राज तिलक होता है तो उस गद्दी का यहाँ पर इन्होंने निर्माण करवाया था, वो आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज कछावा राणा सांगा की सहायता की थी, यहाँ पर हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं भारमल को साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारमल। भारमल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका शासनकाल आपसे पूछा जाए तो 1547 से लेकर के 1573 ईस्वी तक ये रहा था। कब तक रहा था, 1547 से 1573 तक रहा था। एक शासक आता है साथियों रतन सिंह, तो वो 36 से लेकर के 47 तक शासन रहा था रतन सिंह का। बाद में भारमल ने एक इनका भतीजा था आस्करण, जो रतन सिंह का भाई था, तो उसके द्वारा रतन सिंह को ये जहर दुआ देता है और रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है जहर देने के कारण। और आस्करण को ये गद्दी का लालच देता है, किंतु आस्करण को शासक नहीं बनने देता है, फिर खुद ही राजगद्दी के ऊपर अधिकार कर लेता है। ध्यान रखना है आपको 1548 ईस्वी में, 48 ईस्वी में आगरा में का मजनू खां की सहायता से अकबर से मुलाकात की। किसे मुलाकात की, अकबर से यह मुलाकात करता है, मजनू खां की सहायता से करता है साथियों। किसकी सहायता से करता है, मजनू खां की सहायता से यह अकबर से मुलाकात करता है। ध्यान रखना है 1559 ईस्वी में यहाँ पर एक शासक आता है साथ, एक और आता है इनका जो परिवार से संबंधित आता है, वो आता है पूर्णमल। इनका जो भाई था भारमल का बड़ा भाई, पूर्णमल का पुत्र कौन था, सूजा। तो ये क्या करता है कि इस भारमल पर अटैक करता है, इस पर ये क्या करता है, आक्रमण। किस पर करता है, भारमल पर, भारमल पर। ध्यान रखना है, तो ये आक्रमण करता है किंतु भारमल यहाँ पर फिर भी ये कैसे भी करके बच जाता है। फिर दोबारा आक्रमण करता है, फिर दूसरी बार आक्रमण किया, अब आक्रमण करता है साथियों, तो ध्यान रखना है ये किस पर करता है, दूसरी बार भी आक्रमण भारमल पर ही कर देता है। कब करता है, तो आपको ध्यान रखना है 1561 ईस्वी में करता है। अब इस बार इसकी जो सहायता के लिए किसको बुलाया था, ये सहायता के लिए अलवर का एक साथियों नवाब था, अलवर के नवाब
सफरुद्दीन, सरफरू या सरफरुद्दीन की सहायता से भारमल पर आक्रमण किया, साथियों ध्यान रखना है, भारमल पर आक्रमण करता है, भारमल भाग कर अपने परिवार के साथ, पहाड़ियों में चला जाता है। कहां पर चला जाता है? पहाड़ियों में भाग जाता है, एक बार किया तो उसने मजनू खां की सहायता से फिर वो वहां पर आगरा में जाकर अकबर से मुलाकात करता है, और दूसरी बार जब आक्रमण किया तो ये अलबर का की सहायता करने के लिए सरफरुद्दीन थे। और ध्यान रखना है कि जब सूजा ने आक्रमण किया तो भारमल ने जब इसके डर से या आक्रमण के डर से पराजित होकर यह पहाड़ियों में चला जाता है। ठीक है, फिर वापिस अपने कुछ जो बची कुची सेना के साथ में फिर वापिस आता है और वहां पर अधिकार कर लेता है। साथियों ध्यान रखना है, अब दूसरी बार अकबर से मुलाकात कैसे करता है तो हम उसके बारे में भी जानते हैं। दूसरी बार भारमल की अकबर से मुलाकात, अब ये किस प्रकार से मुलाकात करता है साथियों, आप जाने पूरे इतिहास को धीरे आराम तरीके से। तो हम बता यहां पर अगर शुरू करें, जैसे कि यहां पर आ जाता है साथियों ये भारमल, कौन आ जाता है? यहां पर आ जाता है ये भारमल। कौन है ये? भारमल है। साथियों ध्यान रखना है कि आमेर का क्षेत्र था एक जिसका नाम था सांगानेर, जो सांगानेर, यहां पर एक क्षेत्र आता है। मान सिंह भारमल को पता चलता है कि अकबर ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में यात्रा के लिए आ रहा है, तो उनके जो रहने की जो व्यवस्था, आराम की जो व्यवस्था की वो भारमल के द्वारा की गई। कहां पर की गई? सांगानेर में की गई। साथियों ध्यान रखना, सांगानेर में आकर यहाँ पर अकबर रुकते हैं और यहाँ पर ही 20 जनवरी 1562 ईस्वी को क्या कर देता है? क्या कर लेता है? ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। साथियों ध्यान रखना है, राजस्थान राजपूताने का प्रथम शासक जिसने अकबर की, या हम कह सकते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वो कौन था? भारमल था। अरे जिसने बार उठा लिया था मुगलों का वो भारमल था साथियों, आमेर का। कहां का था? आमेर रियासत का वो शासक भारमल था साथियों। तो ध्यान रखना है, अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आया था, जियारत के लिए आए। भारमल ने सांगानेर नामक स्थान पर संगताई खां व रूप सिंह बैरागी की सहायता से
की सहायता से अकबर से मुलाकात करता है। किससे मुलाकात करता है? अकबर से वो मुलाकात करता है साथियों, ध्यान रखना है। और 20 जनवरी 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अकबर की अधीनता अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है ये? अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है साथियों, ध्यान रखना है। आगे हम चर्चा करते हैं। अब तो नोट लगाकर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि राजपूताने का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। पहले इसके बारे में नोट करो, कंटिन्यू मतलब लाइन टू लाइन हम पढ़ते चलेंगे साथ के साथ। अब साथियों आगे हम पढ़ते हैं कि भारमल ने अपनी पुत्री का जो विवाह किया था साथियों, वो किसके साथ में किया था? अकबर के साथ में कर देता है। कहां पर कर देता है साथियों? ये एक यहाँ पर सांभर नामक स्थान पर, यहाँ पर अकरार का जो बायका था वो विवाह अकबर के साथ में कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारमल के द्वारा भारमल के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह कब किया था? 16 फरवरी 1562 ईस्वी को किया था। कब किया था? 16 फरवरी 1562 ईस्वी को किया था। तो ध्यान रखना है साथियों, विवाह जब अकबर जियारत करके ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से वापस लौट रहा था, तब क्या हुआ कि जो भारमल था इसने अपनी पुत्री हरका बाई का जो विवाह था वो सांभर नामक स्थान पर अकबर के साथ में कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आ जाता है अकबर। यहां पर आज हम बात करते हैं भारमल की। भारमल क्या करता है कि अब भारमल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अकबर जब अकबर ख्वाजा शहाब की साहब की दरगाह से वापिस लौट रहा था, वापिस लौट रहा था, तब भारमल ने सांभर नामक स्थान पर सांभर नामक स्थान पर सांभर नामक स्थान पर क्या कर देता है? सांभर नामक स्थान पर अपनी पुत्री अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह
हरका बाई का विवाह अकबर के साथ कर देता है, कर देता है। ठीक है, किसके साथ में कर देता है? हरका बाई को साथियों ध्यान रखना है, इसे कहीं बुकों में इसे जोधा बाई भी बताया गया है। ठीक है, तो ये हरका बाई शाही बेगम थी, ये साथियों आपको ध्यान रखना है। इसे जो मुगलों में शाही बेगम, मुगलों में क्या कहा जाता है? शाही बेगम, बेगम ही कहा जाता है, अपनी जो पत्नियां होती है उसको बेगम ही कहा जाता है। तो वह भी आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना है कि जब एक भारमल को, जब एक वो कहते हैं ना कि नागौर दरबार, जब नागौर दरबार लगाया गया था तो वो किसकी उपज मानी जाती है? तो वो भारमल की उपज मानी जाती है। शुक्र तालाब के किनारे पर साथियों नागौर में जब नागौर दरबार लगाया गया था तो वो भारमल की दिमाग की ही उपज मानी जाती है साथियों, जिसमें राजपूताना के अधिकांश शासकों ने क्या कर लिया था? उन अकबर की अधिकांश जो अधीनता थी वो स्वीकार कर लिया था। ध्यान रखना है, राजस्थान में अकबर ने बहुत सारे विवाह किए थे, बहुत सारे विवाह किए थे, जिसमें से दो हिंदू महिलाएं थी, दो हिंदू राजकुमारियां थी जिनसे वो विवाह किया था। हम उनकी भी चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी थी, तो आगे हम उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही ध्यान रखना है इनके अदर, तो हरकाबाई का जो विवाह था वो अकबर के साथ में कर दिया जाता है। साथ ही ध्यान रखना है अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा भारमल को, भारमल को 5,000 का, 5,000 का मनसब, मन मनसब दिया गया। कितना मनसब दिया गया? 5,000 का मनसब दिया गया। साथियों ध्यान रखना है अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा भारमल को, भारमल को राजा, राजा व राजा व अमीर उल उमरा की, अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई, उपाधि दी गई। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। ध्यान रखना है आगे, तो एक बार इसको नोट करो फिर आगे चर्चा करते हैं। कर लिया नोट? आगे बढ़ते हैं। साथियों ध्यान रखना है कि अमीर उल उमरा की तो इसे उपाधि दे देता है, किंतु हमने हरका बाई और अकबर की तो यहां पर बात की ही नहीं। तो ध्यान रखना है हरका बाई व अकबर, हरका बाई और अकबर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनसे एक पुत्र हुआ था साथियों, इनका एक पुत्र हुआ था, पुत्र का नाम था सलीम, पुत्र का नाम था सलीम, जिसको जहांगीर कहा जाता है, जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इसका बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का क्या नाम था? शेखू बाबा, शेखू बाबा। अब शेखू बाबा इसे क्यों कहा गया? तो ध्यान रखना है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था ये, शेख सलीम चिश्ती की, चिश्ती के
आशीर्वाद से हुआ। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है साथियों? तो ध्यान रखना है, इनकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी इनकी दरगाह है। तो यहाँ पर ही इनको आशीर्वाद करने के लिए यहाँ पर चला जाता है साथियों, ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी हरका बाई के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर इनके लिए फतेहपुर सीकरी का जो सबसे बड़ा महल आपसे पूछा जाए तो वो हो जाता है हरका बाई का महल। फतेहपुर सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल, सबसे बड़ा महल किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा हरका बाई के लिए, हरका बाई के लिए बनाया गया। हम इसे पंचमहल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? पंचमहल। पंचमहल का निर्माण करवाया। पंचमहल जो आता है साथियों वो बेराट में भी आता है, और वो किसने बनवाया था? वो मान सिंह ने बनवाया था, और अकबर के लिए वो बनाया था बेराट में, आपको ध्यान रखना है। किंतु जो ये है ये अलग है। ये कहाँ का है? ये फतेहपुर सीकरी का है साथियों, जो अकबर ने हरका बाई के लिए वहां पर ही बनाया था। आगे हम चर्चा करते हैं, तो एक बार इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना, सेकू बाबा किसका नाम था? ये जहांगीर के बचपन का नाम था। अब जो अकबर की जो बात करें तो अकबर ने हरका बाई को एक और उपाधि दी थी, मरियम की। क्या कहा था? अकबर ने हरका बाई को, हरका बाई को मरियम कहा। और आपको ध्यान रखना है, जो फतेहपुर सीकरी में जो शेख सलीम चिश्ती था, इसके द्वारा जो अरका बाई को कहा गया था वो क्या कहा गया था? वो उज्जमानी कहा गया था। क्या कहा गया था इसके द्वारा? इसको उज्जमानी मतलब उज्जवल भविष्य वाली कहा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, मरियम कहा गया। और जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा हरका बाई को, हरका बाई को मरियम उज्जमानी, उज्जमानी कहा गया। अब मरियम उज्जमानी का मतलब क्या होता है? 1000 माताओं के समान इसको बताया गया था हरका बाई को। तो ध्यान रखना है, 1000 माताओं के समान जो बताने वाला था वो इसका पुत्र जहांगीर था, जिसने एक इसको कहा था मरियम उज्जमानी, अर्थात 1000 माँ के समान अपनी माँ को इसने बताया था। अब आगे पढ़ते हैं, तो एक बार आप सभी नोट करो इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब साथियों ध्यान रखना है कि आमेर में एक मस्जिद का, एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, वो भारमल के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना है कि भारमल के द्वारा, भारमल के द्वारा आमेर में, आमेर में एक जामा मस्जिद, मस्जिद का निर्माण करवाया गया, करवाया गया। आमेर में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर की जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला तो कौन था? भारमल था। पर आपसे पूछा जाए
कि फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। पूछा जाए आपसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको भारमल नहीं बताना है, आपको भारमल नहीं बताना है। आपके पूछा जाए फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की पुत्री जहां आरा, जहां आरा के द्वारा जब कहीं भी नाम आ जाए आरा आरा, तो वो पुत्री होगी जहां शाहजहां की पुत्री होगी। क्योंकि जहां शाहजहां की जो पुत्री थी, उनकी दोनों पुत्रियों के पीछे कौन सा शब्द लगता है, आरा शब्द लगता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जहां आरा पुत्री, जहां आरा के द्वारा करवाया गया था, द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब फिर आगे पढ़ते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, सर वो बताओ। तो ध्यान रखना है, दिल्ली की जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो कराने वाला था वो कौन था साथियों, शाहजहां ही था, शाहजहां। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला शाहजहां था साथियों, ध्यान रखना है। शाहजहां का आपसे पूछा जाए, शाहजहां का आपसे पूछा जाए बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम आ जाएगा साथियों खुर्रम। कौन सा आ जाएगा, बचपन का नाम आ जाएगा खुर्रम, ध्यान रखना है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इसे जो भारमल था, इसको लाहौर का भी सूबेदार बनाया गया था। कहाँ का सूबेदार बनाया गया था, इसको लाहौर का भी सूबेदार बनाया गया था। साथियों ध्यान रखना है, भारमल ने, भारमल ने दौसा में, दौसा में लवाण, लवाण नामक कस्बा बसाया था, कस्बा बसाया। साथियों नोट लगाकर ध्यान रखना है कि लवाण, लवाण दरियों के लिए प्रसिद्ध है, लवाण दरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, दरियों के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे पूछा जाए कि जब जब अकबर गुजरात, गुजरात अभियान पर गया, अभियान पर गया था, कब गया था साथियों, 1572 में, 1572 में, जी आपको ध्यान रखना 1572 ईस्वी में गया था। और आपको ध्यान रखना है भारमल की मृत्यु, भारमल की मृत्यु 1573-74 में होती है, 1573-74 में भारमल की जो मृत्यु वहां पर हो जाती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, एक बार नोट करो आप, फिर आगे चर्चा करते हैं। आपको ध्यान रखना है आगरा की जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था, तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा करवाया जाता है, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है साथियों। अब आपको ध्यान रखना है इसके आगे, अब आपसे यह पूछा जाए
राजस्थान का राजस्थान का पहला विवाह मुगलों के साथ पहला विवाह किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, भारमल भारमल ने हरका बाई का किसके साथ में किया था? अकबर के साथ में। ठीक है। दूसरा अंतिम जो विवाह साथियों ध्यान रखना है, मुगलों के साथ अंतिम विवाह किसने किया था? मारवाड़ का साथियों अजीत सिंह ने। पुत्री का क्या नाम था? इंद्र कंवरी। क्या नाम था? इंद्र कंवरी अपनी पुत्री का नाम किसके साथ में किया था साथियों? इसका जो विवाह किया गया था वो किसके साथ में किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, एक शासक आता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके वो कौन सा था, जल्दी से बताओ। अब एक का उत्तर आया है, जल्दी से। अब देखो कितने लोग आंसर देते हैं। अब बताओ जल्दी से, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, मैं अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना है कि अंतिम जो विवाह था वो अजीत सिंह ने किसके साथ में कर दिया था? जो अजीत सिंह था वो इंदिरा कुमारी का विवाह कर दिया था। जल्दी से बताओ कि वो किसके साथ में किया गया था। अब आगे हम बढ़ते हैं। साथियों ध्यान रखना है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, मुगलों की अधीनता अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन कौन से थे? तो आपको ध्यान रखना है, आमेर सिंह भारमल। दूसरी बात करते हैं, मेवाड़ मेवाड़ की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, अमर सिंह प्रथम अमर सिंह प्रथम। तीसरी बात करते हैं, मारवाड़ से मोटा राजा उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह। 4 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है साथियों, बीकानेर से कौन आ जाता है? कल्याणमल। 5 नंबर से बात करते हैं, जैसलमेर से कौन आ जाता है? हर राय भाटी। ध्यान रखना है साथियों, कोटा से दुर्जन साल हाड़ा। अब भी यहाँ पर आपको लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 ईस्वी को अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया। नागौर
दरबार लगाया गया। नागौर दरबार साथियों ध्यान रखना है, यह भारमल के दिमाग की उपज मानी जाती है। साथियों ध्यान रखना है, नागौर जो दरबार लगाया गया था यह शुक्र शुक्र तालाब के किनारे। दुर्ग कौन सा था? अही छत्रपुर, अही छत्रपुर दुर्ग। ठीक है, ये इतनी सारी जो बातें हैं साथियों वो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, हाँ आपने ये तो उत्तर ही नहीं बताया, यहां पर कौन आ जाएगा? फर्रुखशियर, फर्रुखशियर। यहाँ पर ये बादशाह, मुगल बादशाह कब किया गया था? 1715 ईस्वी में। ठीक है, 1715 ईस्वी में। यहाँ पर देख कितने लोगों का यहाँ पर सही आंसर आया है, और कई लोगों का तो मतलब जो तो इसको फखरुद्दीन भी बता दिया, और इसको तो फखरुद्दीन भी बता दिया, फर्रुखशियर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है ध्यान साथियों कि अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें सर्वाधिक सर्वाधिक मनसबदारी दी गई, सर्वाधिक मनसबदारी दी गई। वो कौन कौन थे? सबसे पहला तो आ जाता है साथियों मान सिंह। मान सिंह कितनी दी गई? 7,000 की। राजपूत राजपूत शासकों में सर्वाधिक सर्वाधिक भाई अपना फूफा था अपना तो देता ही, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। साथियों 14 में एक चोर होया बता मानसिंह चोर, बात करेंगे इसकी हम आगे। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो मिर्जा अजीज कोका। अजीज कोका, इसको भी कितनी दी जाती थी? 7,000 की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सबसे ज्यादा पहली बार जो मनसबदारी दी गई थी तो वो भारमल को ही दी गई थी, क्योंकि राजपूत शासकों में पहली बार जो मनसबदारी दी गई वो भारमल को दी गई थी, और वो भी 5,000 की। तो ये भी आप नोट लगाकर लिख सकते हैं कि राजपूत राजपूत शासकों में सर्वप्रथम सर्वप्रथम सर्वाधिक मनसब भारमल को भारमल को दी गई दी गई।
अब इस मनसब की भी बात कर लेते हैं। ये मनसब है क्या? मनसब। साथ ही ध्यान रखना है, यह अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? यह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है रैंक या श्रेणी। रैंक या श्रेणी। रैंक या श्रेणी होता है। इतने बात ध्यान रखोगे। अब आगे बढ़ो। यह है प्रथा। यह एक प्रथा है, हम कह सकते हैं। यह क्या है? एक प्रथा हम कह सकते हैं इसको। यह मुगलों ने, मुगलों ने मंगोलों से ली थी। मंगोलों से ली थी। किससे ली थी? मंगोलों से ली थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है सर जी, आगे बढ़ो। साथियों ध्यान रखना है, हम पढ़ने वाले हैं भगवंत दास को। किसको पढ़ने वाले हैं? भगवंत दास को। भगवंत दास। साथियों इसे भगवान दास भी कहा जाता है। भगवान दास। साथियों ध्यान रखना है, कई किताबों में है तो इन दोनों को अलग अलग बताया गया है कि ये दोनों भाई भी हैं। ये दोनों भाई हैं, ये एक नहीं है। किंतु हम दोनों को हम पढ़ते हैं भगवान दास या भगवान दास। वो अभी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों भाई भी कहीं किताबों में आपको मिल जाएंगे कि इस नाम की ये अलग, ये थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में। तो इसमें वो किताबों का डिफरेंस है कि कहीं में आपको भगवान दास मिलेगा या कहीं में आपको भगवंत दास मिलेगा, और कहीं में तो इन दोनों को अलग अलग बताया गया है, दोनों को भाई भी बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कब से कब तक रहा था? 1573 74 से लेकर के 1589 तक रहा था। ठीक है, 1589 तक रहा था। इससे पहले आप नोट लगाकर एक और बात ध्यान रखना है। नोट लगाकर एक बात ध्यान रखनी है कि अकबर ने ख्वाजा साहब, ख्वाजा ख्वाजा साहब की दरगाह पर 14 बार आया था। आया था। अकबर ने ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए, दरगाह के लिए 18 गांव भेंट किए थे। अब ये 18 गांव कौन थे? साथ ही ध्यान रखना है, सांभर के, सांभर के आसपास, आस पास के गांव। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब आगे और चर्चा करते हैं। अब एक और ध्यान रखना, जब अकबर की कर लिया बात तो फिर जहांगीर की भी कर लेते हैं। या पहले अकबर ने दरगाह में बड़ी देह भेंट की थी।
अकबर अकबर यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए आता था, या आते थे, हम कह सकते हैं इसको, आते आगे लिखना है जहांगीर। जहांगीर ने यहाँ पर छोटी देह भेंट की, छोटी देह भेंट की। यहाँ पर यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए जहांगीर भी आया था, जहांगीर भी आया था। ओके, आगे हम पढ़ते हैं फिर से। ठीक, नोट नहीं किया अभी तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कर लिया? बताते नहीं हो तुम। हम बात कर रहे थे साथियों भगवंत दास की। भगवंत दास, या हम कह सकते हैं इसको भगवान दास। अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा 5,000 का मनसब व सिपह सलार की उपाधि दी गई, उपाधि दी गई। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ध्यान रखना है। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय, ये चित्तौड़ के तीसरे साके के समय ये अकबर के साथ था। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1567 68 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1585 ईस्वी में हम कह सकते हैं, या कि 1582 से लेकर 89 तक इन्हें पंजाब का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, भगवंत दास ने, भगवंत दास को लाहौर की भी सूबेदारी दी गई थी। लाहौर में भगवंत दास ने, लाहौर में भगवंत दास ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था।
आगे ध्यान रखना है, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह 1585 ईस्वी में सलीम या कहें जहांगीर के साथ किया। किसके साथ में किया? जहांगीर के साथ में कर देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जहां मानबाई का जो पुत्र हुआ था उसका क्या नाम था? कुशरो। साथियों ध्यान रखना है, कुशरो उसका पुत्र का नाम था। ये क्या करता है कि 1605-6 में 1605-6 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, कर देता है। साथियों ध्यान रखना है, खुसरो के गुरु, गुरु कौन थे? गुरु सिख धर्म के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के सिख धर्म के पांचवें गुरु, पांचवें गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। साथियों ध्यान रखना है, एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में समझाता हूं। साथियों ध्यान रखना है, यहां पर तो आ जाएगा जहांगीर, जहांगीर। यहां आ जाएगी मानबाई, मानबाई। यहां पर आ जाएगा साथियों कुसरो, कुसरो। और यहां पर कौन आ जाएगा? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। अब इसका, इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनके बारे में क्या पढ़ना है वो जानो। सबसे पहले जहांगीर के समय ये क्या हुआ था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। साथियों ध्यान रखना है, यह शराबी था। क्या था? यह शराबी था। यह भी आपको ध्यान रखना है, ये शराब क्या करता था? ये क्या क्या करता था? नशा किया करता था। ठीक है। विवाह किसके साथ में हुआ? मानबाई के साथ में हुआ। मानबाई के पुत्र कौन हुआ? तो इसका जो पुत्र हुआ साथियों वो कुसरो हुआ। अब कुसरो क्या करता है? अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह, विद्रोह कर देता है। कब कर देता है? 1605-6 में, 1605-6 में ये विद्रोह कर देता है। जहांगीर क्या करता है कि इसका, इसको मरवाने के लिए सबसे पहले तो इसका जो साथ दिया था वो तो दिया था गुरु अर्जुन देव ने। अब गुरु अर्जुन देव पर, इस पर क्या किया था कि जहांगीर ने टैक्स लगाया था गुरु अर्जुन देव पर। इन पर गुरु सॉरी इन पर जहांगीर ने टैक्स कह सकते हैं या कर,
लगाया। अब इस टैक्स को न चुका पाने के कारण, न चुका पाने के कारण अर्जुन देव की हत्या करवा दी, हत्या करवा दी। साथ ही ध्यान रखना है कि पिता व पुत्र से परेशान होकर के, इसके बारे में और भी आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर ने इसे सुल्तान निसा कहा। मुगल दरबार में, मुगल दरबार में शाही बेगम, शाही बेगम कहा गया। आगे आपको ध्यान रखना है, पुत्र व पति से परेशान होकर, आत्महत्या कर लेती है। साथियों ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि बाद में लाहौर में जहांगीर ने खुसरो को लाहौर में अंधा करवाकर मरवा देता है। ठीक है। अब थोड़ी सी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जहांगीर ने इसके बारे में किताबों में लिखा है कि दिल्ली में सबसे पहले तो जो ये मानबाई थी, यह खुसरो की हत्या करती है और बाद में खुद की हत्या कर लेती है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपने जो ये क्या बोले कि उसको पति और पुत्र दोनों से परेशान होकर के, पुत्र था वो पिता की बात नहीं मान रहा था, पिता था वो पुत्र की बात नहीं मान रहा था, तो इस प्रकार से वो दोनों से परेशान होकर के वो कि तंबाकू या फिर कुछ एक अफीम जो होता है साथियों, तो वो खाकर, या हम कह सकते हैं कि जहर खाकर वो खुद की आत्महत्या कर लेती है। तो ये आप भी आपको ध्यान रखना है, अफीम खाकर हम कह सकते हैं, अफीम खाकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे आता है हमारे पास में मानसिंह। मानसिंह, मानसिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। मानसिंह साथियों ध्यान रखना है, ये कब से कब तक रहा था? यह 1589 से लेकर के 1614 ईस्वी तक ये रहा था। ठीक है। अब मानसिंह साथियों, मानसिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि चोरा में एक चोर हुआ था, वह मानसिंह सा चोर। तो मानसिंह, आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म आपसे पूछा जाए, मौजमाबाद, मौजमाबाद 1550 ईस्वी में
दूदू, कह सकते हैं कि सांभर के आसपास, सांभर के आस पास, सांभर के आस पास में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पिता का नाम, पिता भगवंत दास, या हम कह सकते हैं कि बक्कू दास, बक्कू दास, भगवान दास या भगवंत दास, भगवंत दास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि अपनी 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में यह मुगलों की सेवा में चला जाता है। मुगलों की सेवा में क्या करता है, ये चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, मुगलों की सेवा में चला जाता है। कितने की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में चला जाता है। साथियों, अपने दादा, अपने दादा भारमल के कहने पर सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला राजपूत शासक, सर्वाधिक समय तक मुगलों को सेवा करने वाला जो शासक था वो कौन था, मान सिंह। अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा इन्हें 7,000 की मनसबदारी व मिर्जा राजा की उपाधि दी गई, उपाधि दी गई। ठीक है, मिर्जा राजा की क्या कर दी जाती है, उपाधि दी जाती है। अकबर ने मानसिंह को, मानसिंह को, मानसिंह को फरचंद की उपाधि देता है, फरचंद की उपाधि दी। साथियों, ध्यान रखना है, फरचंद का मतलब होता है पुत्र। मतलब अकबर ने मान सिंह को अपना पुत्र माना। क्या माना, अपने पुत्र माना था, ध्यान रखना है। राजस्थान में या राजपूताने में अकबर का, अकबर का सर्वाधिक, सर्वाधिक विश्वसनीय, विश्वसनीय शासक हुआ तो वो कौन हुआ, मान सिंह, मान सिंह। वो इसके बारे में एक कहावत है कि पूत जने तो ऐसो जनिए जैसा मान मर्द। साथ ही ध्यान रखना है कि मान सिंह वो शासक था जो काबुल में भी 5 यौनों को पराजित करके, जिनसे अकबर को प्रसन्न किया था, 5 यौनों प्रदेशों पर वो अधिकार कर लेता है, 5 यौन कबीलों को पराजित कर देता है, उन पर अधिकार कर लेता है। साथियों, अकेला इसको कई बार
पश्चिमी बंगाल की सूबेदारी दी गई, कई बार इसे उड़ीसा में नियुक्त किया गया, कहीं बार इसे बिहार में नियुक्त किया गया, कहीं बार इसे लाहौर में, कहीं बार इसे गुजरात में और कहीं बार इसे काबुल में। तो इसको जगह जगह घुमाया गया साथियों। कहीं बार हल्दी घाटी के मैदान में इसको दौड़ा दौड़ा के पिटाया गया साथियों, ध्यान रखना है आपको। हल्दी घाटी की बात करेंगे आगे, तो इसको आप फटाफट से नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। ध्यान रखना है कि अकबर का सर्वाधिक जो विश्वसनीय था वो कौन था राजपूत शासकों में? मान सिंह था। अब मान सिंह क्यों विश्वसनीय था? अब विश्वसनीय का कारण जानो। तो ध्यान रखना है कि अकबर के साथ 67 युद्धों में भाग लिया था। कितने युद्धों में भाग लिया था? 67 युद्धों में भाग लिया था साथियों। आपको ध्यान रखना है, इसी को उपाधि दी गई थी प्रसन्न की और सर्वाधिक मनसबदारी दी गई। सर्वाधिक मनसबदारी दी गई, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है साथियों, मानसिंह का सर्वप्रथम अकबर से मुलाकात कहाँ पर हुई थी? रतनपुर में हुई थी। अब रतनपुर कहाँ पर साथियों? ये हरियाणा के आसपास में है, वो आपको ध्यान रखना है और आप कंफर्म कर लेना। मानसिंह का सर्वप्रथम अभियान की बात करते हैं। मानसिंह का प्रथम अभियान 1569 ईस्वी में रणथंभौर रणथंभौर उस समय किसके अधीन था? साथ ही ध्यान रखना, कोटा के जो शासक थे, हाड़ौती के जो शासक थे, सुरजनहाड़ा के अधीन। सुरजनहाड़ा के अधीन, ठीक है। तो सुरजनहाड़ा के अधीन था। सुरजनहाड़ा को इसने क्या किया था? पराजित करके रणथंभौर पर अधिकार किया। रणथंभौर पर अधिकार किया। ठीक है। रणथंभौर पर क्या कर लेता है? यह अधिकार कर लेता है। फिर आगे बात करते हैं। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान पर गया। ध्यान रखना है, गुजरात के शेर खां लोधी को हराया। शेर खां लोधी को हराता है। फिर आगे बात करते हैं। अप्रैल 1573 ईस्वी को, 1573 डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊंगा मैं आपको। 1573 ईस्वी को
डूंगरपुर के शासक राव आशकर्ण को हराया। इन दोनों के मध्य संधि हो जाती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नोट लगाकर आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर की महारानी प्रिमल दे ने अपने पति की याद में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, फटाफट कर लो, लापरवाही नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों ध्यान रखना है। अब कहां पर आता है मानसिंह? अब कहां पर आता? अप्रैल 1573 ईस्वी को तो इन्होंने आस्करण को पराजित कर दिया। अब आता है साथियों महाराणा प्रताप से मुलाकात करने के लिए। किससे मुलाकात करने के लिए आता है? महाराणा प्रताप से मुलाकात करने के लिए आता है। तो यह है हमारा राजस्थान। कौन सा है ये? राजस्थान। यह है हमारा राजस्थान। राजस्थान में साथियों आमेर रियासत पड़ती है, यहां पर पड़ती है आमेर। यहां पर पड़ती है साथियों मेवाड़। साथियों यहां पर आता है डूंगरपुर। यहां पर आ जाता है गुजरात। यहां पर आ जाता है मालवा। अगर यहां की हम बात करें तो यहां पर आ जाता है रणथंबोर आ जाता है। यहां पर आया साथियों यह 1569 ईस्वी में। 1569 ईस्वी में ही जहांगीर का जन्म हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। सॉरी, जहांगीर 1569 में ही जहांगीर का जन्म हुआ था। डूंगरपुर का शासक था आस्करण। मालवा में भी ये गया था साथियों, किंतु यहां से यह घूमता हुआ वह गुजरात जाता है। गुजरात में कौन बैठा था? शेर खां लोधी बैठा था। शेर खान लोधी को भगा भगा के मारा था साथियों। कब आया था यहाँ पर? 1571-72 में आया था। ठीक है, इसके बाद में ये यहां से चलकर कहाँ आया? डूंगरपुर कब आया? अप्रैल 1573 ईस्वी को आया। यहां से फिर आ जाता है साथियों ये दूसरी अगली बार, तो यहां कौन आ जाता है? ये महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप के पास में आ जाता है। ठीक है, अब महाराणा प्रताप से जो मुलाकात करता है साथियों, ये मेवाड़ में आता है जून 1574 ईस्वी को। ठीक है, गर्मी के वो दिन थे साथियों, पसीनों में भीगा हुआ दौड़ता हुआ भेंट घोड़े पर आ गया था। आकर इसको अपने घोड़े को इसने विश्राम कराया और वहां पर इसको थोड़ी बहुत शांति मिली। पेड़ के नीचे आराम किया तो ये कहां पर किया? तो ध्यान रखना है, ये उदय सागर झील के किनारे पर किया।
किस पर किया था विश्राम? उदय सागर झील के किनारे पर इसकी जो रहने की व्यवस्था थी वो की गई। और बाद में महाराणा प्रताप से मुलाकात करने के लिए इसे कहा गया और इसे लाकर थाली में भोजन दिया गया मान सिंह को। तो इसने कहा कि हम महाराणा प्रताप के साथ ही भोजन करेंगे, उनको जल्दी से बुला लिया जाए। किंतु इनसे मुलाकात करने के लिए मान सिंह तो वो सॉरी महाराणा प्रताप तो आते नहीं, और आता है कौन? उनका पुत्र अमर सिंह, और उनके साथ में कुछ सैनिक आ जाते हैं। बाद में कुछ समय पश्चात इनसे आकर मुलाकात करते हैं और वो मान सिंह पूछता है कि महाराणा प्रताप कहाँ पर है? तो अमर सिंह बोलता है कि पिताजी की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, उनके पेट में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, आप भोजन करिए। तब मान सिंह ने क्या कहा कि कौन सी गड़बड़ हो रही है और कैसी गड़बड़ हो रही है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनके पेट में कौन सा, तो उनके अभी तबीयत उनकी कैसी है और उनके क्या गड़बड़ हो रखी है पेट में, मैं भली भांति समझता हूं। अभी वो क्या समझता है? क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इस कारण महाराणा प्रताप मान सिंह से मिलना नहीं चाहते थे। वो आपको ध्यान रखना है। कारण समझ में आ गया? अब जैसे ही मान सिंह गुस्सा होता है कि वो बिना भोजन किए ही थाली से वो उठ जाता है। अमर सिंह की मान सिंह की मुलाकात दोनों की कहां पर होती है? उदय सागर झील के किनारे पर होती है, क्योंकि मान सिंह वहीं पर आकर रुका था। अब वो बिना भोजन किए वहां से उठ जाता है और बोलता है कि कैसी गड़बड़ हो रही है कि मैं भली भांति समझता हूं। तो वो गुस्सा होकर वहां से घोड़े पर बैठ जाता है। तब वहां से एक सैनिक बोलता है अमर सिंह की तरफ से कि जब अगली बार आए, कि आप अगली बार जब आए तो अपने फूफा को भी साथ में लेकर जरूर आना। तो मान सिंह और ज्यादा आग बबूला हो जाता है और अपने घोड़े की वो तान को खींचता है और जल्दी से वहां पर रवाना हो जाता है। और तुरंत वो अकबर के पास में आ जाता है और अकबर से बोलता है कि जब भी मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए तो सबसे पहले मौका मुझे दिया जाए साथियों। ये आपको यह बात जो की गई वो मान सिंह के द्वारा की गई, अकबर को की गई थी कि जब भी मेवाड़ पर आक्रमण करने का समय आए तो सबसे पहले मौका मुझे दिया जाए, क्योंकि जो प्रतिशोध की जो ज्वाला थी वो मान सिंह के शरीर में जल रही थी कि महाराणा प्रताप से किसी भी तरह से इस अपमान का जो बदला लिया जाए। जब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध साथियों, तो मान सिंह बाल बाल बचाता, क्योंकि वो हाथी के ऊपर जो होंदा रखा हुआ होता वो उसमें छिप गया था, वरना उसके जब महाराणा प्रताप वार किया था अपने भाले से तो मान सिंह की वही मृत्यु हो जाती थी। किंतु वो होंदे जो वहां का जो हाथी पर रखा हुआ जो बैठने का जो वो होता है तो वो उस होंदे में छिप गया था, इस कारण से वो मान सिंह बच गया था। और हाथी के शरीर, हाथी का जो सूंड था उसमें एक तलवार रखी हुई थी उन दोनों तरफ। तब घोड़ा अपने पैरों को ऊंचा किया तो उन पैरों पर वो तलवारों से कट लग गया, तो उस कारण वो चेतक था वो घायल हो जाता है। और महाराणा प्रताप को बाद में हल्दी घाटी से दूर होना पड़ता है, अपने सामंत अपने सैनिकों की जो बातें थी मानकर कि आप हल्दी घाटी छोड़कर आप वापस कहाँ चले जाए? कुंभलगढ़ चले जाए, क्योंकि वहां पर भी जो अकबर का भाई था साथियों जगमाल, तो उसने अपने मामा के साथ में, अपने मामा राय सिंह के साथ में, उनका मामा था एक राय सिंह जी, तो उनके साथ में वो मिलकर क्या करता है? वहां पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही वो आक्रमण करता है साथियों, तो उसको ये बात उनको कही गई, तो किसी भी प्रकार से महाराणा प्रताप को समझा बुझाकर वहां से हल्दी घाटी से बाहर निकाल दिया। किंतु जाते समय ये महाराणा प्रताप को दो मुगलों ने देख लेते हैं और दोनों मुगल महाराणा प्रताप का पीछा करने चले जाते हैं। और यह दृश्य महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह देख लेता है, क्योंकि जो शक्ति सिंह था वो भी मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध करने के लिए आया था। किंतु जब युद्ध का दृश्य देखा गया
तो शक्ति सिंह भी चौंक गया कि ये क्या हो रहा है, ये तो सरासर उनके साथ में छल किया गया है शक्ति सिंह के साथ में। क्योंकि छल वो कौन सा देखा था, क्यों वो छल देखा था साथियों, क्योंकि जो राजपूत सैनिक थे उनके कपड़ों के वेश में मुगल सैनिकों को वहां पर ले जाया गया साथियों। तो यह दृश्य देखकर वो घबरा जाते हैं और उन जो जो मुगल सैनिक थे महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए गए थे, तो शक्ति सिंह भी उनके पीछे चले जाते हैं। जाते हुए जब वहां पर महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर किसी भी प्रकार से उस जो 36 फीट का वो नाला था साथियों, तो उसको पार करते हैं। पार करने के कुछ पश्चात वो थोड़ी दूर तो जाते हैं और बलीचा नामक स्थान पर साथियों वहां पर चेतक घायल हो जाता है बिल्कुल पूरी तरह से, और वहीं पर भी उनकी समाधि बन जाती है। वहां पर ही उनको गाड़ दिया जाता है, वहां पर ही उनकी समाधि बना दी जाती है साथियों। और वहीं पर उन दोनों मुगलों की हत्या शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के द्वारा की जाती है। और वहीं से शक्ति सिंह का एक घोड़ा था त्राटक, तो वो त्राटक जो घोड़ा था साथियों वो महाराणा प्रताप को देते हैं और महाराणा प्रताप अपना इलाज कराने घायल अवस्था में कोलियारी गांव पहुंचते हैं। कोलियारी गांव में कुछ ब्राह्मणों के द्वारा वहां पर महाराणा प्रताप का जो साथियों ध्यान रखना है इलाज किया जाता है। जब महाराणा प्रताप को होश आता है और उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं ही हूँ जो महाराणा, जो क्योंकि वो महाराणा जो वहां के जो लोग थे वो महाराणा प्रताप का नाम केवल सुना करते थे, उनको देखा नहीं था। अगर वो देखते तो उनको पहचान जाते। तब उन्होंने कहा कि मैं ही महाराणा प्रताप हूँ। तब वो वहां से उसका पूरी तरफ से होश आने के बाद में वहां से वो होकर कुंभलगढ़ की तरफ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब वो कोलियारी से हल्दी घाटी के युद्ध से कोलियारी जो कुंभलगढ़ की तरफ जाते हैं, तो मारवाड़ का साथियों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था रूप सिंह या ऐसा नाम था। तो वो महाराणा प्रताप की सहायता करता है, ठीक है। और कुंभलगढ़ पर मुगलों का एकमात्र अधिकार करने वाला कोई व्यक्ति जो सेनापति था, तो वो कौन था, शाहबाज खां था साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी मुझे आशा है आपसे। तो आज की जो साथियों हमारी जो क्लास है यहीं तक रहने वाली है। इसकी जो आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मानसिंह और अकबर के मध्य सामंजस्य की बातें होती है उस युद्ध को लेकर के, अमर सिंह से किस प्रकार से वो वार्तालाप करता है, तो सारी जो बातें हैं हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।